So today we are going to discuss paper 4. This is ATP paper. 2025 का पेपर है मई जून 5070. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि a student investigates how the solubility of solid potassium nitrate varies with temperature. अच्छा, solubility temperature से change होती है, right? मतलब अगर आप हीट करते हो किसी सब्सटेंस को तो ऑब्वियसली इट विल बी डिसॉल्विंग फास्टर, है ना? इफ द टेम्परेचर इज लोअर सो द सॉल्युबिलिटी इज लोअर, बहुत देर से डिसॉल्व होगा. अगर आपने शुगर पानी में डिसॉल्व करना है तो आप अगर गर्म पानी में करोगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, ठंडे पानी में करोगे तो देर से होगा. कॉमन सेंस है ना? और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई वो भी नहीं है. तो उसी को ही वो कह रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट वेरीज लाइक चेंजेस विद द टेम्परेचर. अब क्या क्या करता है स्टूडेंट, उसने क्या किया, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया बीकर में, और उसमें, लेकिन ये करने से पहले उसने बीकर का मास मेजर कर लिया और फिर उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया, सम ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, स्टेट द मिक्सचर अंटिल ऑल द पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व. उसको स्टेट करते रहो जब तक वो पूरा का पूरा डिसॉल्व ना हो जाए. रिपीट स्टेप 3 and 4 until a small amount of undissolved solid remains in the beaker. तब तक करते रहो जब तक पीपीटी रिमेन्स, लाइक सॉलिड डिसॉल्व होना बंद हो जाए. तो आप समझ जाओगे कि यार ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है. तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर मेजर द मास ऑफ द बीकर ऑफ वाटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट. अब आप क्या करो, दोबारा उस मास को मेजर करो और पोटेशियम नाइट्रेट को मेजर करो. ओके, repeats step 1 and 6 using water at different temperatures. तो देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पोटेशियम नाइट्रेट ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो मतलब मास ज्यादा उसका इंक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? अगर टेम्परेचर कम होगा, सॉलिड कम डिसॉल्व होगा. जब सॉलिड कम डिसॉल्व होगा तो उसका मास इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा उसका मास. तो इट्स ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो हम उसको कैसे चेक कर रहे हैं, बार बार मेजर करके. ओके, लाइक आप स्टार्ट कर दो रूम टेम्परेचर से. रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. आप 25 पे सॉल्यूबल करके देख लो, यानी कि उसका सॉल्यूशन बनाकर देख लो. आप 35 पे बना के देख लो, आप 45 पे बनाकर देख लो, आप 55 पे बनाकर देख लो, आप 65 पे बनाकर देख लो, आप 75 पे बनाकर देख लो, 100 पे बनाकर देख लो. तो 100 पे आओगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना? क्या कहते हो? जिसमें, जिस पानी में तुमने पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व किया है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ही 100 है. तो 100 से ऊपर तो तुम चेक कर ही नहीं सकते ना. वो तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तुम क्या चेक करोगे फिर? बात समझ रहे हो? मेक सेंस? तो क्या किया आपने, वो कह रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको आप सॉल्युबिलिटी को मेजर कर लो. कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व इन द वाटर एट ईच टेम्परेचर. वही बात मैंने कही आपको कि यार उसका मास मेजर करते रहो, आपको पता लगता रहेगा. द स्टूडेंट डज नॉट मेक एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट. स्टेट द मेजरमेंट दैट द स्टूडेंट नीड्स टू मेक. टेम्परेचर, क्या चीज? टेम्परेचर. देखो हर चीज यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है. टेम्परेचर तो मेजर करो आप, ये कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो. मतलब ये तो ऐसे रैंडम तो नहीं है ना कि ये ज्यादा है फिर उससे ज्यादा है फिर उससे. तो यू हैव टू मेजर इट टू मेक श्योर कि हाँ यार दिस इज द हायर टेम्परेचर. ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूम टेम्परेचर ऑफ कोर्स. तो टेम्परेचर मेजर करना इज मैंडेटरी. इट्स एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट. मास और टेम्परेचर दोनों, ताकि आप डिफरेंट चीजों को डिस्कस कर सको कंपैरेटिवली. और फिर हम बता देंगे कि हाँ यार, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो चीजें ज्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं, कम टेम्परेचर होता है तो चीजें कम सॉल्युबल होती हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने टेम्परेचर लिख दिया. ओके, अच्छा फिर हम आते हैं. कहता है कि एस्टिमेट द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस. 55 ये रहा, इसका मास कितना होगा? देखो, इफ यू कैन सी द ट्रेंड ऑफ द mass of potassium nitrate, so trend decrease हो रहा है, isn't it? ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कम था फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा. ओके, तो क्या होना चाहिए इसका मास किस पर? 55 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, तो
जो भी होगा इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, इजंट इट? क्या कहते हो? इससे इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, तो इन बिटवीन वैल्यू ले लो, इन बिटवीन वैल्यू ले लो आप। तो मैंने वैल्यू ले ली 100, मैंने क्या वैल्यू ले ली? 100 ले ली। ओके, तो आप ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स एन आइडिया। आइडिया डेवलप होने में टाइम लगेगा। आइडियाज डेवलप होते हैं प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा माइंडसेट बनता जाएगा कि क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है। अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं ना कि हमें कैसे पता लगेगा, सर को कैसे पता लग गया, और लोगों को कैसे। तो कैसे नहीं पता लगा, आप गौर से पढ़ लो सवाल को कि यार उस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ओके, तो हमने आइडिया लगा लिया देख करके, हाँ यार वो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी, एक वैल्यू को उन्होंने अननोन कर लिया, हम उसी से आइडिया लगा लेंगे। फिर कह रहा है द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन द सॉल्यूशन मेड एट 75 degrees Celsius is left at room temperature, a solid appears in the beaker. बात को गौर से समझिएगा जरा। ओके, कह रहा है कि जब 75 डिग्री सेल्सियस पर आया, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन द सॉल्यूशन मेड एट 75 डिग्री सेल्सियस, यानी उसने वो सॉल्यूशन बनाया था 75 डिग्री सेल्सियस पर। देखो आप सॉल्यूशन बना रहे हो अलग अलग टेम्परेचर पर। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अहमद ने सॉल्यूशन बनाया 25 डिग्री सेल्सियस पर, और आप यूं समझ लो कि असद ने सॉल्यूशन बनाया 50 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाओगे ना, एक टेम्परेचर पे थोड़ी बना रहे हो, वरना तुम डिस्कस कैसे करोगे, स्टडी क्या कर रहे हो फिर तुम, जब सारी चीजें एक ही टेम्परेचर पे कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे ने सॉल्यूशन बनाया 75 डिग्री सेल्सियस पे और उसको छोड़ दिया, बना के छोड़ दिया। बना के क्या किया? छोड़ दिया। अब वो सॉलिड जो तुमने हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व किया था, अब तुमने छोड़ दिया, तुम उसको हीट नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जब उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद देखना कि आपको उसमें ना सॉलिड नजर आएगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर कम हो गया है। वो जो चीज तुमने सॉल्यूबल की थी वो हाई टेम्परेचर पे सॉल्यूबल की थी। चीजों की डिसॉल्विंग एबिलिटी अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। तो क्या लिखा मैंने? व्हेन लेफ्ट solution cools down reach to the room temperature, that is 25 degrees Celsius. At lower temperature solubility is lower, so we can see the like the solid will appear. क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। जब सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब वो सॉलिड जो अपने हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व किया था, अब वो दोबारा से अनडिसॉल्व्ड हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है suggest why the student does not do the experiment at 115 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने तो आपको बताया था कि 115 is greater than 100 डिग्री सेल्सियस, so at 100 डिग्री सेल्सियस water will boil। तो भाई जब वाटर बॉयल हो जाएगा तो फिर आप कैसे सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करोगे? ओके, तो मैं कहूंगा कि वाटर विल बॉयल एट 115 डिग्री सेल्सियस। So you cannot do the, like you cannot do an experiment at this temperature. Boiling point ही exceed हो गया ना। ओके, अच्छा जी, आइए जरा explain why the method the student uses gives a higher value for the solubility than the true value। देखो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जो इसने पूछा है। जब आप गूगल करोगे ना, आपको हर चीज की सॉल्युबिलिटी लिखी हुई नजर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप गूगल करें ना, आपको हर चीज की सॉल्युबिलिटी लिखी हुई नजर आएगी। ये देखिए जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ you can say potassium nitrate in water। देखिएगा जरा गौर से, सॉल्युबिलिटी आपको नजर आएगी इसकी। ओके, लेट्स से मैं इसको कह देता हूं कि वैल्यू मुझे चाहिए। तो उसने हमें बता दिया कि यार एक तो कह रहा है कि इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और इट फॉर्म्स अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ना आपको सॉल्वेंट के अमाउंट को वो करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में आपने डिसॉल्व किया है। ओके, लेट्स से मैं कह देता हूं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यू कैन से 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, क्योंकि हर एक अलग अलग लेगा ना भाई।
तो क्या कह रहा है देखो ना जरा, कि 80 ग्राम्स डिसॉल्व होगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, देख रहे हो आप लोग। solubility of KNO3 is 80 grams per 100 grams at 50 डिग्री सेल्सियस। और आगे एक और भी चीज लिखी हुई है कि क्या कह रहा है, 10 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो आप लोग कि जीरो पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अपना 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में सिर्फ 10 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। बात को समझिएगा जरा, मैं क्या कहना आपको किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं मैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वैल्यू तो वो है जो फिक्स्ड है, जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वो किया हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। एक दफा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, टू मेक श्योर फ्रीक्वेंट टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, रैंडम नहीं करते, हर चीज फिक्स्ड होती है हमारे पास, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। यू कैन यू कैन थिंक दैट दिस वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। ओके, बहुत टेक केयर करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करके फिर वैल्यू अपनी रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, जो आपकी आनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यार स्टूडेंट ने जो अभी मेथड किया है उसकी उससे भी बड़ी वैल्यू आ रही है। हो, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो वाटर लिया था उसमें आपने जो सॉलिड को डिसॉल्व किया था वो अच्छी तरह आपने डिसॉल्व किया ही नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। यार मैंने आपको कहा कि ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इसको आप वाटर में जाके डिसॉल्व कर दो, ये डिसॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपको कह दिया यार आप ना 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लो। आप घर गए, आपने इसमें डिसॉल्व कर दिया कितना, 50 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, डिसॉल्व हो जाएगा आराम से। ओके, लेकिन लेकिन हमें पता है कि यार अगर आप 60 ग्राम्स ऑफ NaCl को 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करोगे ना, तो वो नहीं होगा, ये एक्सेस क्वांटिटी है, नहीं होगा डिसॉल्व। हर एक की एक कैपेसिटी होती है, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा। हर चीज की एक कैपेसिटी है, दैट इज फिक्स्ड। बात को समझिएगा जरा। तो तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने बजाय 60 लेने का आपने 40 ले लिया। तो भाई तुम क्या मतलब, फिर तो 100% वो सॉल्युबल होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी सॉल्युबिलिटी की। तुम ये समझ रहे होगे कि ये सॉल्युबल है, लेकिन ये नहीं पता कि यार उसने अच्छी तरह से डिसॉल्व ही नहीं किया, क्वांटिटी उसने अच्छी तरह से डिसॉल्व ही नहीं की। वो क्या कह रहा है, व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ हायर वैल्यू फॉर द सॉल्युबिलिटी देन द ट्रू वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड इज नॉट फुली डिसॉल्व्ड। आप अच्छी तरह से डिसॉल्व करो, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करो, फिर स्टडी करो, देखो, डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आपने अच्छी तरह से डिसॉल्व ही नहीं किया, थोड़ा सा आपने लिया उसको डिसॉल्व कर दिया, तो इस तरह से आपकी वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। जो ट्रू वैल्यू होती है वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट कंडीशंस पर, कांस्टेंट कंडीशंस पर बहुत टेक केयर करने के बाद उसको मेजर किया जाता है। ओके, तो उससे भी ज्यादा आंसर आ रहा है, तो उसका पॉसिबल आंसर यही हो सकता है कि आपने उसको सही तरह से डिसॉल्व ही नहीं किया और आपने वैल्यू उसकी मेजर कर ली। ओके, फिर ये चैप्टर यानी ये क्वेश्चन रिलेटेड है टाइट्रेशन से। बेसिकली वो कह रहा है कि सॉलिड डब्ल्यू इज एन इम्प्योर ऑर्गेनिक एसिड। एसिड होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, हमने डिस्कस किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। एसिड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसमें हाइड्रोजन होता है। ओके, A student determines the mass of H3A in a sample of W by titration with sodium hydroxide। देखो, टाइट्रेशन हम करते क्यों हैं? टाइट्रेशन हम करते क्यों हैं? टाइट्रेशन एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और पर्पस ऑफ डूइंग टाइट्रेशन इज टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। वो तो बात सही है कि यार टाइट्रेशन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट व्हाई डू वी डू टाइट्रेशन? टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। लेट्स से आपके पास टाइट्रेशन हो रही है एसिड और बेस में। अब आपको एसिड की क्वांटिटी, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन आपको बेस की नहीं पता। या किसी दूसरी कंडीशन में आपको बेस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, एसिड की नहीं पता। तो भाई आप अननोन से आप नोन से अननोन को फाइंड आउट करते हो टाइट्रेशन में, जैसे आज हम अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया, प्लेसेस द सैंपल ऑफ डब्ल्यू इन अ बीकर। बीकर लिया, उसमें उसने डब्ल्यू डाल दिया, यूजेस अ मेजरिंग सिलेंडर टू ऐड इतने सीएम क्यूब ऑफ वाटर। मेजरिंग सिलेंडर से इसने पानी डाल दिया, कितना, 100 सीएम क्यूब। ओके, स्टिर द मिक्सचर अंटिल द सॉलिड इज फुली डिसॉल्व। अच्छी तरह से उसको डिसॉल्व कर दिया, इसको लेबल कर दिया कि दिस इज मिक्सचर एक्स। उसमें से इन्होंने लिया कितना,
25 सेंटीमीटर क्यूब, देख रहे हो, पाइपेट्स 25 cm क्यूब of NaOH into a conical flask and adds, ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसने क्या किया, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें से नहीं लिया, अलग से कह रहा है स्टेप 5 में कि 25 cm क्यूब NaOH लिया उसने पिपेट से into a conical flask and add 5 drops of thymothalene indicator. Okay, I told you in the lab about the methyl orange indicator, if you remember, है ना, we saw different colors of methyl orange in acid and in a base. भाई ये भी एक इंडिकेटर है, थाइमोथैलीन इंडिकेटर. ओके, हर इंडिकेटर के अपने स्पेसिफिक कलर्स होते हैं इन एन एसिड और इन एन एल्कलाई और यू कैन से इन अ बेस. ओके, तो कह रहा है फिल्स द ब्यूरेट विद एक्स, जो आपका ये बना था ना, इसको आप किस में फिल कर दो, ब्यूरेट में, इसमें पूरा एक्स आ गया. अब नीचे आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, अब एक्स कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते रहो until the solution just changes color. Repeat the titration 2 more times. है ना, जब हम लैब कर रहे थे हमने आपको क्या बात बताई थी, टाइट्रेशन एक दफा नहीं करते हैं, टाइट्रेशन एक से ज्यादा दफा करते हैं टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट्स आर accurate, so that we can take concordant reading and we can take an average, we can calculate an average. Okay, उससे रिजल्ट्स आपके अच्छे आते हैं, एक्यूरेट आते हैं. सो दैट्स द रीजन why it is important to use distilled water. वो तो बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है ना. टू टैप वाटर इज इम्प्योर, डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर. तो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर से वॉश नहीं करोगे, टैप से वॉश करोगे, तो बजाय आप इम्प्योरिटी रिमूव करने के आप तो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, है ना. तो इसलिए टैप वाटर इज इम्प्योर. देन वी हैव, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्यूरेट. तो कह रहा है कि देख देख कर बताओ इनिशियल रीडिंग क्या है और फाइनल रीडिंग क्या है. तो जब मैंने इसकी इनिशियल रीडिंग देखी तो भाई हम ब्यूरेट में यूं चलते हैं, दिस इज 4, दिस इज 4.1, दिस इज 4.2, और फिर जब हम फाइनल देखेंगे दिस वुड बी 23.1.2.3.4.5.6.7.8, दिस वुड बी 23.8. ओके, तो तभी तो मैंने लिखा है यहाँ पर भाई 23.8 एंड देन 4.2, दोनों को माइनस किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आंसर ये आ गया. और इसको भी मैंने फिल कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने. फाइनल माइनस इनिशियल, भाई कितना वॉल्यूम यूज हुआ, आप फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, आपको पता लग जाएगा कितना यूज हुआ है. ओके, अच्छा स्टाइल यही रहेगा. एक पेपर जब आप करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, आहिस्ता 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 द थिंग्स वुड बिकम इजियर. ओके, और दोनों में, तीनों में बेस्ट टाइट्रेशन कौन सी है. देखो बेस्ट टाइट्रेशन वो होती हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस 0.2 आ रहा हो, मिनिमम डिफरेंस आ रहा हो, मिनिमम डिफरेंस आ रहा हो. सो ये इनमें मिनिमम डिफरेंस आ रहा है ना, 19.3 एंड 19.1 क्लोज टुगेदर है, तो ये बेस्ट टाइट्रेशन है, रिजल्ट्स हैं. तो वो कहता है कि इसका एवरेज ले लो, वैसे तो बता सकते हो इन दोनों का एवरेज इसका बीच होगा यानी 19.2 होगा, लेकिन दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एन एवरेज. दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, यू विल बी गेटिंग योर एवरेज रिजल्ट, दैट इज 19.2 सेंटीमीटर क्यूब. फिर कहता है मोल्स निकालो. ओहो हो, मोल्स निकालना अभी अभी हमने किया है. जब कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन हो, कैसे पहचाना, सर आपको कैसे पता लगा ये कॉन्सेंट्रेशन है. तो भाई मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. सर आपको कैसे पता लगा ये वॉल्यूम है, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है. और हमने आपको ये भी बताया था कि भाई आपको इस सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि यूनिट मस्ट बी द सेम. अगर ये डीएम है तो इसको भी डीएम होना चाहिए. तो इसको 1000 से डिवाइड कराओगे तो ये भी डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. दोनों को मैंने क्या, अच्छा मैंने पता है क्या किया, तो या तो आप इसको यूं लिख लो भाई, या आप 10 की पावर -3 लिख लो, सिंपल मैथ्स है, क्या कहते हो. तो मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर n इज इक्वल टू सी वी. n इज इक्वल टू सी वी, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, वी बोले तो वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मोल आ जाएगा. मोल आ गया. ओके, अब मेरे पास मोल आ गया. अब वो क्या कह रहा है कि यार आप इसके निकालो मोल, इसके इसके मैंने अभी ये जो मोल निकाले हैं, ये किसके हैं, NaOH के हैं, क्या कहते हो. ये मोल किसके हैं, NaOH के हैं. तो क्या मसला है, मोल रेशो लगाएंगे, क्या मसला है, मोल रेशो लगाएंगे. तो मोल रेशो लगाने से
हमारे पास H3A के मोल आसानी से आ जाएंगे। मोल रेशो बिटवीन H3A एंड NaOH, इसमें और इसमें मोल रेशो लगाओ, दैट इज 1:3। अब होपफुली आपको ये तो पता होगा, है ना, मोल रेशो कैसे लगाते हैं हम। तो आई गॉट द मोल्स ऑफ H3A, दैट इज दिस वन। ये मेरे पास मोल आ गए किसके? H3A के। ये मेरे पास किसके मोल्स आ गए? H3A के। मोल रेशो लगा लिया मैंने। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको, कि देखो ये कितने सीएम क्यूब में मोल आए हैं? इन 25 सीएम क्यूब। आई एम रिपीटिंग, ये जो मोल्स आए हैं ये 25 सीएम क्यूब में आए हैं। गौर से देखो जरा इसको। ओके, पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में देखो क्या कह रहा है। आप मोल बताओ H3A के, लेकिन सैंपल ऑफ W में। अब यहाँ बच्चा कहता है अभी तो निकाले थे H3A के मोल, अभी तो निकाले थे, फिर क्यों पूछ रहा है ना बात। देखो ये है क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा आपसे। तो लेकिन ये मोल आए हैं इतने सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, अब ना मैं ऊपर गया 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 गया, फिर मैंने देखा इसने W को कितने में डिसॉल्व किया था? ओ, 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया था। तो इसका मतलब ये है, अगर 25 सीएम क्यूब में इतने मोल हैं तो 100 में कितने होंगे? X होंगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया। एक दफा फिर से H3A का आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर 25 में नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। ओके, फिर क्या कह रहा है? मास निकालो। वो क्या मसला है, वो तो हमें पता है। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। MR भी इन्होंने आपको दे दिया। क्या चाहते हो बेटा? इन्होंने आपको प्लेट में खीर रख के दे दी और अब ये कह रहे हैं खा लो। अब खा भी नहीं सकते क्या? तो MR आपको बता दिया 210। ओके, और मोल मेरे पास पीछे से आ गए, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास मास आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेबी है बेबी। अच्छा, फिर कह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू ऐड। हमने जो ऊपर ऐड किया था उसमें मेजरिंग सिलेंडर से किया था ना। वो क्या कह रहा है? व्हाई यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर मेक्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इनएक्यूरेट, सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट। देखो, मेजरिंग सिलेंडर में और ब्यूरेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, मेजरिंग सिलेंडर में आप पॉइंट्स देख रहे हो, अगर ये 10 है ना तो ये 20 है। तो 10.1, 10.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10.1। तो इसका जो ग्रेजुएशन है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। 1 डेसिमल प्लेसेस तक ये चीजों को काउंट नहीं करता। ओके, जैसे आपका ब्यूरेट है ना, आप जरा गौर से देखो ब्यूरेट को। अगर मैं ब्यूरेट आपको दिखाऊं तो देखो, ये 50 है तो ये 49 है। बात को समझिएगा जरा, अगर ये 50 है तो ये क्या है? 49 है। मतलब मतलब 1 cm³ में कितने ग्रेजुएशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ हो। तो इट मींस के यार ये 50.1 है तो 49.1 है, फिर 49.2 है, 49.3 है, 49.4 है। बात समझ रहे हो आप? तो जो ब्यूरेट आपका होता है ना, वो बहुत ज्यादा मिनिमम वॉल्यूम को रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि मेजरिंग सिलेंडर नहीं करता। मेजरिंग सिलेंडर इसलिए एक्यूरेट नहीं होता। ओके, मेजरिंग सिलेंडर इसलिए एक्यूरेट नहीं होता, उसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता। ओके, जैसे सुनार के पास भी एक वेइंग बैलेंस होता है और एक वेइंग बैलेंस एक नॉर्मल दुकान वाले के पास होता है। दोनों में फर्क है। डिजिटल बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं। जो सुनार के पास होता है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहा होता है मेजरमेंट, क्योंकि एक एक मिलीग्राम वहां पर काउंट हो रहा है, हजारों रुपए का नुकसान। तो किसी किसी जगह पर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी किसी जगह पर हमें नहीं पड़ती है। डिपेंड डिपेंड करेगा ये। ओके, तो इसलिए अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, वेदर यू कैन यूज पिपेट, वेदर यू कैन यूज ब्यूरेट, ये दोनों एक्यूरेट होते हैं, जबकि मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेट नहीं होता। जबकि मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेट नहीं होता। ओके, आगे पढ़िएगा जरा। एच, before the student does step 6, the burette is rinsed with distilled water and then with X. Explain why the burette is rinsed with distilled water. Of course, to remove impurities. पानी से इसलिए वॉश करते हैं ना, टू रिमूव impurities. फिर कह रहे हैं सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द टाइट्रेशन रिजल्ट्स इफ द ब्यूरेट इज नॉट रिंस्ड विद X आफ्टर रिंसिंग विद देखो, बात ये है, लेट्स सपोज, इमेजिन करो कि हम लैब में खड़े हैं और मेरे हाथ में ब्यूरेट है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, मैंने मैं दूसरी दफा टाइट्रेशन कर रहा हूँ।
पहली दफा जिसने टाइट्रेशन की है ना, वो मैंने उस ब्यूरेट को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इस उस ब्यूरेट में से एक दफा वो सॉल्यूशन जरूर पास करते हैं जिससे हमें टाइट्रेशन करानी होती है। बात को समझिएगा जरा, बहुत गौर से, बहुत टेक्निकल बात है। अगर आपने डायरेक्ट पानी से वॉश किया और टाइट्रेशन शुरू कर दी तो पानी के ड्रॉपलेट्स तो लगे हुए होंगे ना उसमें, पहले से पानी के ड्रॉपलेट्स लगे हुए होंगे इतने सारे, ऊपर से तुमने उसमें अपना सॉल्यूशन डाल दिया, तो उसमें तो पानी मिक्स हो जाएगा। व्हेन द वाटर मिक्सेस सो द कंसंट्रेशन चेंजेस, है ना, द सॉल्यूशन विल डाइल्यूट। तो फिर तो तुम्हारे रिजल्ट्स ही अलग आएंगे। डाइल्यूट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड मोर वॉल्यूम। क्या कहते हो? तो भाई टाइट्रेशन के रिजल्ट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्योंकि एज वाटर डाइल्यूट्स द सॉल्यूशन सो द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिक्रीजेस, so the concentration of x decreases, okay, so the concentration of x decreases, okay, क्यों कि आपने उसमें पानी डाल दिया। suggest and explain the effect on the titration results if the burette is not rinsed with x, उसमें पानी मिक्स हो जाएगा। तो जब पानी मिक्स हो गया तो वो डाइल्यूटेड हो गया सॉल्यूशन, ओके। तो जब डाइल्यूट हो गया तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन दैट इज मोल अपॉन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिक्रीजेस, ओके। जल्दी आगे चलते हैं। A student investigates solid A and aqueous solution B. Solid A is a metal carbonate, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता। Solution B contains only one cation and one anion. एक कैटायन है, एक एनायन है। द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड है, डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट। देखो हमने आपको बताया था उस दिन, फ्लेम टेस्ट करने के लिए आपको वायर को डिप करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, और जो भी आपको टेस्ट करना हो, लेट्स सपोज ये है, पहले इसका सॉल्यूशन बनाओ। सॉलिड को कैसे फ्लेम टेस्ट करोगे, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा ना। वायर लो, उस सॉल्यूशन में डिप करो, डिप करने के बाद उसको चूल्हे पे रख दो, फिर उसका आग का कलर देखो, तो आपको पता लग जाएगा वो कौन है। इस तरह से हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। वो कह रहा है स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ ब्लू ग्रीन कलर इन द फ्लेम। मैंने क्या कहा था आपको, नीचे सारे फ्लेम के कलर्स लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये देख रहे हो ब्लू ग्रीन, तो ये तो काम आसान हो गया। तो मैंने नीचे से देख के लिख दिया कि भाई वो तो कॉपर है, वो कॉपर है, देख रहे हो आप, वो तो कॉपर है, तो ये आसान हो गया। द स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ए, बाय द वे ए इज अ मेटल कार्बोनेट। तो मैंने लिख दिया, अब मुझे मेटल पता लग गया, तो अब मैं कॉपर कार्बोनेट लिखूंगा, तो ये बनेगा, है ना। कह रहा है सॉल्यूशन सी, एक्वियस सॉल्यूशन सी एंड अ कलरलेस गैस आर फॉर्म। अब ये जो सी है वो ये रहा, और कलरलेस गैस जो है वो ये रही। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक्स, डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट एंड द पॉजिटिव रिजल्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें मैं क्या डालूंगा, लाइम वाटर। ये भी मैंने कहाँ से देखा, नीचे से देखा। देख रहे हो आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ये देखो जरा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऐड करो उसमें लाइम वाटर को, सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ये, ओके। अच्छा, अब आइए जरा, कह रहा है भाई ऑब्जर्वेशन भी आप लिखो, तो एक तो मैं ये लिख सकता हूँ एफरवेसेंस, दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कॉपर कार्बोनेट सॉलिड था, जब जब रिएक्शन होता रहेगा ये गायब होता रहेगा, सॉलिड डिसअपेयर, क्या कहते हो, है ना। और ये जो कॉपर क्लोराइड है ना, इसका कलर, ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन मेटल है तो कोई ना कोई कलर्ड सॉल्यूशन होगा, सोडियम क्लोराइड की तरह ये कलरलेस सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना, कलर्ड सॉल्यूशन होगा। तो मैंने लिखा कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म, colored solution is formed, okay। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन द रिएक्शन हैज फिनिश्ड। भाई देखो, आप उसमें एसिड डाल रहे हो कार्बोनेट में और एफरवेसेंस बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अभी भी कार्बोनेट है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब तुम देखो कि थोड़ी देर बाद बबल्स आने बंद हो गए, थोड़ी देर बाद एफरवेसेंस होना रुक गया, तो तुम समझ जाओ कॉपर कार्बन खत्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो मैंने क्या लिखा, एफरवेसेंस स्टॉप्स, ओके। Explain how the student uses aqueous ammonia to confirm the metal ion present in C. क्या कहते हो? देखो हम जो टेस्ट करते हैं वो अमोनिया को
अमोनिया डालते हैं ना, या तो हम NaOH डाल रहे होते हैं या हम अमोनिया डाल रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लैब में यही काम किया था ना। हमने अमोनिया NaOH डाला तो हमें पहले PPT नजर आया, फिर हमने उसमें डाला, तो ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था। तो आपको वो पूरा यहाँ पे लिखना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अगर नीचे ले जाऊं ना, देखो मेटल आयन हमने ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार ये तो कॉपर है। बात समझ रहे हो? तो अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और मैं देखूंगा यार कॉपर का टेस्ट क्या है। देख रहे हो आप लोग, कॉपर का टेस्ट क्या है? ये अमोनिया का है। तो मैं लिखूंगा आफ्टर एडिंग few drops of ammonia I will be getting light blue precipitate, then after getting excess ammonia then the PPT will dissolve and then it would be giving us a dark blue solution। तो ये कॉपर +2 का टेस्ट है जो कि बड़ा बच्चों वाला है ना। तो अब मैंने पूरा लिख लिया यहाँ पर। आइए जरा, आइए आइए आइए, फिर वो कहता है कि आपने क्या किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला और एक्वियस नाइट्रेट डाला, कह रहा है कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म। फिर वो कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट डाला, क्रीम PPT फॉर्म। ले आऊं जरा आपको नीचे में, क्रीम PPT कब बनती है देखो जरा। सिल्वर नाइट्रेट डालने से, सिल्वर नाइट्रेट डालने से क्रीम PPT कहाँ बना, Br-, Br-। तो समझ जाओ भाई, समझ जाओ, छापना है छापना है छापना है। तो मैंने क्या लिखा, Br-। Br- है आपका एनायन, मैंने इससे पता लगा लिया। ओके, दैट इज ब्रोमाइड। ये प्लानिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं दैट इज आप खैर। अच्छा, अब इसमें कह रहा क्या है कि Q is a mixture of solid copper carbonate that is CuCO3 and lead sulfate that is PbSO4। copper carbonate and lead sulfate। इंफॉर्मेशन भी दे दी आगे कि लेड सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर है और H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा। और फिर आगे ये भी कह रहा है कि कॉपर कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल इन वाटर है लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कुछ ऐसे। ओके, क्या कह रहा है, प्लान एन इन्वेस्टिगेशन to obtain pure copper sulfate crystals and pure lead sulfate solid from Q। अब आपने कुछ ऐसा प्लानिंग करनी है कि आपको कॉपर सल्फेट भी मिल जाए और आपको लेड सल्फेट भी मिल जाए। तो भाई कॉपर सल्फेट बना तो लो पहले, तुम्हारे पास है कहाँ कॉपर सल्फेट, पहले बनाओ तो सही कॉपर सल्फेट। तो वही जो हमने सॉल्ट की प्रिपरेशन की थी कि आपने कॉपर कार्बोनेट लेना है बीकर में और उसमें एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड डालना है एंड कीप स्टिरिंग अंटिल एफरवेसेंस स्टॉप्स। देखो एफरवेसेंस बनेगा ना क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। तो आपने ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टू मेक श्योर ऑल द कॉपर कार्बोनेट हैज बीन रिएक्टेड। क्या कहते हो, to make sure all the copper carbonate has been reacted, so that's why I would be taking excess sulfuric acid। तो तो heat the filtrate। देखो अब आपका बन गया ना कॉपर सल्फेट। ओके, अब आप क्या करो, आपके पास जो यानी कि वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो सारा निकल गया। तब आप उसको हीट द फिल्ट्रेट अंटिल ऑल वाटर विल इवेपोरेट, सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट बचेगा। ओके, और आप उसको कूल द क्रिस्टल, सिंपल सी बात है। सही है जी। अच्छा, आप क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने डाला हुआ है, लेकिन उस सल्फ्यूरिक एसिड ने लेड सल्फेट से रिएक्शन नहीं किया, उसने पहले बता दिया ऊपर। तो भाई आप उसको फिल्टर कर लो ना, फिल्टर कर लो ना भाई। फिल्टर करने से, कॉपर फिल्टर करने से पीछे कौन बचेगा, यानी कि जब आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर कौन होगा, लेड सल्फेट होगा, नीचे से कौन निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट निकलेगा। तो देखो ना, अलग अलग हो गए, लेकिन मेरे भाई 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 कॉपर सल्फेट जो आएगा ना, आप पता है क्या करोगे, आप पता है क्या करोगे, लेड सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों, पहले तो आपने कॉपर सल्फेट को अच्छी तरह से वो इवापोरेट कर दिया था वाटर, आपके पास रेजिड्यू बच गया था कॉपर सल्फेट, आपने फिर उसको वॉश वॉश कर लिया सारी चीजें। अब जब लेड सल्फेट तुम्हारे पास बनेगा ना, तो लेड सल्फेट को भी आपने डिस्टिल वाटर से वॉश करना है एंड देन ड्राई करना है उसे। आपके पास इस तरह से दोनों सॉलिड्स अलग हो जाएंगे। अच्छा, उसने एक और चीज यहाँ पे लिखी है, हाउ टू टेस्ट दैट द लेड सल्फेट इज प्योर, हाउ टू टेस्ट दैट द लेड सल्फेट इज प्योर, यू नो। चीजों की प्योरिटीज को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंसेस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे वाटर है ना, आप मुझे 2 गिलास पानी लाके दो,
मैं आपको बताऊंगा कौन सा पानी प्योर है, कौन सा पानी इम्प्योर है, कैसे करूंगा। मैं दोनों को बॉईल करूंगा। अगर वाटर 100 पे बॉईल हो रहा होगा तो मैं कहूंगा प्योर है, और अगर वो 100 पे बॉईल नहीं हो रहा होगा तो मैं कहूंगा वो इम्प्योर है। तो मैंने क्या लिखा? आफ्टर गेटिंग these three two things, check the purities of both by melting them. For pure substances, melting point and boiling points are fixed. Okay, that's it for this paper. And then we will be moving on to the next paper. Okay, ji. Allah Hafiz.